उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, जिन्हें पहले गट्टक गुफाएं या कट्टक गुफाएं कहा जाता था, भारत के ओडिशा में भुवनेश्वर शहर के पास ये गुफाएं मौजूद हैं। गुफाएं दो निकटवर्ती पहाड़ियों उदयगिरी और खंडगिरी, जो सामने आप देख रहे हैं, वहां पर स्थित हैं, जिनका उल्लेख हाथी गुम्फा शिलालेख में कुमारी पर्वत के रूप में किया गया है, जिसके पास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निर्मित कई बारीक और अलंकृत नक्काशीदार गुफाएं हैं। उनके पास पहली ईसा पूर्व के दौरान निर्मित कई बारीक और अलंकृत नक्शेदार गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से अधिकांश गुफाओं को जैन के लिए आवासीय ब्लॉक के रूप में तराशा गया था। राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान भिक्षु उदयगिरी का अर्थ है सनराइज हिल, और इनमें 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफाएं बिल्कुल सामने हैं और ये उदयगिरी गुफाएं हैं। साथ ही BM बरुआ ने हाथी गुम्फा शिलालेख की पंक्ति 14 के पढ़ने के आधार पर घोषणा की थी, और खारवेल और अन्य कुमार पहाड़ी उदयगिरी पर कुल 117 गुफाएं हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर छोटी छोटी जो गुफाएं बनी हुई हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर पूरी 117 गुफाएं हैं। मार्शल ने दोनों पहाड़ियों में 35 से अधिक गुफाओं की गणना की थी, जबकि MM गांगुली ने केवल 27 गुफाओं की ही गणना की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे और भी गुफाएं हैं अंदर जाकर। जितना ज़्यादा हम अंदर जाते जाएंगे, उदयगिरी में मौजूद गुफाओं की संख्या 18 है, जबकि खंडगिरी में 15 है। खंडगिरी, जैसा मैंने आपको बताया, वो सामने है, तो वो आप बखूबी यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की गणना के अनुसार मौजूद गुफाओं के स्थानीय नाम नीचे सूचीबद्ध हैं, और इनकी जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं उनका नाम है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। ठीक है, तो उदयगिरी में हाथी गुम्फा जो है वो 14 हैं, और गणेश गुम्फा जो है वो 10 हैं। सो इन गुफाओं के नाम हैं हाथी गुम्फा और गणेश गुम्फा। हाथी गुम्फा जो है वो 14 हैं, गणेश गुम्फा जो है वो 10 हैं। विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मूर्तियों और नक्काशियों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। चलिए ये देखते हैं, और गुफाएं आपको आगे दिखेंगी। छोटी छोटी गुफाएं कितनी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं में रानी गुम्फा सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय गुफा है। रानी शब्द का अर्थ रानी है, आप सभी जानते हैं। हालांकि यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, इसमें कुछ प्राचीन सुंदर मूर्तियां भी हैं, जिनको अभी हम अंदर जाकर देखेंगे। बहुत सारी ऐसी प्राचीन मूर्तियां भी हैं यहाँ पर। यह गुफा 2 मंजिला हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये 1 मंजिला और ये 2 मंजिला गुफाएं यहाँ पर हैं। प्रत्येक मंजिल में 3 पंख होते हैं, और 3 पंखों में केंद्रीय खंड बड़ा होता है। निचली मंजिल में मध्य विंग में 7 प्रवेश द्वार हैं, जबकि ऊपर मंजिल में 9 द्वार हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ पे 9 प्रवेश द्वार हैं, जबकि ऊपरी मंजिल में 9 स्तंभ हैं। केंद्रीय विंग के ऊपरी हिस्से में एक राजा के विजय मार्च को दर्शाते हुए उभारा हुआ चित्र है। आप यहाँ से देखेंगे तो ये सारा आपको दिखेगा राजा के विजय का चित्र है। साथ ही इनमें से कुछ विकृत हैं। केंद्रीय विंग 2 दाएं और बाएं पंखों से जोड़ने वाले क्षेत्र में कुछ पैनल हैं, जहाँ जंगली जानवर, फलों से लदे हुए पेड़, मानव आकृतियाँ, वाद्य मंत्र बजाती महिलाएं, बंदरों और चंचल हाथियों की मूर्ति मिलती हैं। भित्ति स्तंभों में जैन धार्मिक महत्व और शाही दृश्यों की मूर्तियों से सजाए हुए तोरण मेहरबाग हैं। अंदर आए हैं गुफा के, और ये गुफाओं के अंदर भी और छोटी छोटी गुफाएं हैं। पुरातत्व काल में आप समझ सकते हैं या क्या हुआ होगा, ये छोटी सी ड्रेनेज सिस्टम या नाली हम बोल सकते हैं, और ये नालियाँ एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं आगे जाके। और ऊपर भी एक यहाँ पर ये आप इतना बड़ा सा होल देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऊपर है कुछ ना कुछ, तो इसको हम अभी नहीं देख सकते हैं।
चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नक्काशी हो रखी है। मैंने आपको थोड़ा सा गुफाओं के बारे में बताया, तो बढ़ते हैं चलिए आगे। और ये और भी गुफाएं हैं यहाँ पे, और भी कई सारे दृश्य हैं। ये पत्थरों को आप यहाँ देख सकते हैं, टूटे हुए पत्थर, लेकिन ये अभी इतने ज़्यादा फिक्स हो चुके हैं कि गिरने का कोई मतलब नहीं है इनका। बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। यहाँ पर बहुत फिसलन भी है। पत्थरों को काट कर जो बनाया गया है, उसकी आकृतियों से आप सारी चीज़ों को बखूबी समझ सकते हैं यहाँ पर। और जैसा मैंने बताया आपको, बाजाघरा गुफा बहुत ही सरल और छोटा होता है। इसमें एक पत्थर का बिस्तर और तकिया, और नीचे इसे प्राचीन काल में जैन भिक्षुओं के आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। छोटा हाथी गुफा आकार में छोटा होता है। इसके अग्रभाग में एक छोटी हाथी की आकृति है और अभिभावक की मूर्ति भी होती है। अलकापुरी गुफा में अपने शिकार को अपने मुंह में पकड़े हुए शेर की उभरी हुई मूर्ति है। गुफा में पंखों वाले मानव आकृतियों के स्तंभ हैं। ये 2 मंजिला है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी। ये देखिए, पत्थरों से हम और ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं जैसा आपको दिखाऊंगा, हाथी गुफा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में कलिंग के राजा खारवेल द्वारा लिखित हाथी गुफा शिलालेख है। हाथी गुफा शिलालेख में उदयगिरी पहाड़ी के दक्षिण की ओर एक प्राकृतिक गुफा है। हाथी गुफा के लटकते हुए माथे पर गहरे कटे हुए ब्राह्मी अक्षरों में उकेरी गई सहस्त्र पंक्तियां हैं। शिलालेख में आगरा जीना की स्थिति को वापस लाने के खारावाल के परिक्रमा का भी उल्लेख है, जिसे नंद साम्राज्य ने लिखा था। नंद साम्राज्य आपने सुना होगा, उन्होंने ही इसके बारे में सारी चीज़ों को लिखा था। खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख के अलावा उदयगिरी और खंडगिरी की जुड़वा पहाड़ियों में कुछ अन्य छोटे ब्राह्मी शिलालेख हैं, जिन्हें मेरे हिसाब से 1915 या 16 के एपिग्राफिक इंडिया 13 में 13 और BA बरोआ भारतीय ऐतिहासिक त्रैमासिक का पढ़ेंगे, जब उसमें आपको दिखेगा कि 14वें दौरान प्रोफेसर RD बैनर्जी द्वारा पहला पढ़ा गया था, जिसमें सदानंद अग्रवाल ने उनके बारे में और स्पष्टीकरण दिया था और इसे निम्न अनुसार प्रस्तुत किया था कि मनकापुरी की गुफाओं का शिलालेख उन्होंने किया था। और मनकापुरी की गुफा शिलालेख, जैसा कि मुझे कुछ थोड़ा सा ध्यान है तो आप समझ सकते हैं। ये पत्थरों को देखिए किस तरीके से काटा गया है यहाँ पे। और हम यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। पूरा भुवनेश्वर आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों, ये पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत है। अपने इन वनस्पतियों के कारण भी इस पहाड़ी को बहुत ही खूबसूरत आकार मिलता है। जहाँ आप इन पेड़ों को देखेंगे तो इन पेड़ों से यहाँ पर आने वाले राहगीरों के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उनको बैठने की व्यवस्था है। और यहाँ इस तरीके से सीट्स लगी हुई हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी जब आप आएंगे। और इतनी तेज़ धूप के चलते भी यहाँ पे सभी लोगों को कोई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, जबकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इन पेड़ों की छाया और साथ ही चलती हुई पेड़ों के सहारे से हवा जब आपको मिलेगी तो आपको बहुत तृप्ति महसूस होगी यहाँ पे। अगर आपको और ऊपर जाना है इन उदयगिरी की पहाड़ियों में, तो आप और भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से नज़ारे और भी बेहद खूबसूरत हैं। और जब आप भुवनेश्वर से इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो खंडगिरी पहाड़ियाँ आपके बाईं ओर आपको नज़र आएंगी, आप दूर से ही देख सकते हैं। और भुवनेश्वर के जब हम हवाई अड्डे से आ रहे थे तब भी हमने इन पहाड़ियों को वहाँ से थोड़ा सा देखा था, बट बहुत मन था आने का और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। खंडगिरी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितनी गुफाएं हैं। सारे आप नंबर से याद रखेंगे तो आपको भी याद रहेगा और चीज़ों के बारे में आप और ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। लगभग 500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट भी हैं यहाँ भुवनेश्वर उड़ीसा में। आप देखेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका लेक भी इसी राज्य में मौजूद है। इसके अलावा प्राचीन ऐतिहासिक और पवित्र जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर
भी इस राज्य में मौजूद हैं, जो इसकी और भी ज़्यादा खूबसूरती को निहारते हैं। साथ ही बखूबी आप यहाँ से इस शहर की खूबसूरती को और भी प्यारे नज़ारे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उदयगिरी की खाड़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर आप जब इस प्यारे नज़ारे को देखेंगे तो आपको बखूबी अनुभूति होगी। और बहुत ही भारत की प्राचीन और ऐतिहासिक गुफाओं में शामिल यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों पर स्थित हैं ये गुफाएं। तो आप जब 7 किलोमीटर चल के आएंगे तो आपको ये गुफाएं यहाँ पर नज़र आएंगी। और साथ ही ये गुफाएं 350 ईसी पूर्व से ही प्राचीन मानी जाती हैं। आज इस लेख में हम आपको इन गुफाओं के बारे में करीब से बताने जा रहे हैं। तो बताएं, जैसे आपको बताया पहले भी कि 350 साल पुरानी है ये, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन पत्थरों की